तो देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे पिछले क्लास में साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म में क्या होता है याद रखिएगा, जो सेल होता है, ठीक है, सेल के स्टार्टिंग सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेंटर में न्यूक्लियस, इनके बीच में जो लिक्विड मटेरियल होता है उसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर है। साथ में याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया था। साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किए थे कॉलिकर ने 1862 में। बात समझ में आई ना। अब ये साइटोप्लाज्म के जो ये साइटोप्लाज्म बेटा लिक्विड होता है, उस लिक्विड के अंदर देखो छोटे छोटे ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पता क्या है, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये क्या है बच्चों, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल फ्लोट करते हैं उसी लिक्विड में। कौन से लिक्विड में, साइटोप्लाज्म के लिक्विड में। ठीक है, तो इसी के बेस पे इसे ये सब देखा गया, तो उन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड किया दो पार्ट में। एक पार्ट इन्होंने डाल दिया सिस्टोल्स, ठीक है, एक पार्ट डाल दिया सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सिस्टोल्स जो होता है बच्चा वो एक्वस सोल्यूशन पार्ट है, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की चीज़ें बनी होती हैं, बहुत सारे प्रोटीन पाया जाता है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट बेटा सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल क्या है, ये है सेल ऑर्गेनल वो जो मैंने आपको बार बार कहा कि ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका खुद का डिफिनिट शेप होता है, ये लिविंग पार्ट होते हैं। ठीक है, इनका खुद का स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ फिक्स होता है। इनका खुद का स्पेसिफिक फंक्शन भी फिक्स होता है, इन्हें क्या करना है। और सभी के सभी बाउंडेड हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, घिरे हुए हैं। न ये न्यूक्लियस के अंदर जाने वाले हैं, न प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर आने वाले हैं। और ये पड़े हुए हैं, फ्लोट कर रहे हैं। किसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ रहे हैं। ये जो अंदर का ये जो सारा पार्ट है बच्चों ने, ये सारा पार्ट क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी जो है वो आपको दिखाई क्या दे रही हैं, वो है ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। नियर अबाउट हमने कहा ना मैक्सिमम 14 के आसपास में जान सकते हैं, लेकिन आज 6-7 आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसी पे हमारा फोकस रहेगा। क्लियर बच्चों, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब उसमें से हमको जो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल पढ़ना है वो है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, क्या पढ़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या है, ये एक सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, इसको एक लाइन में बोला जाए तो बेटा नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है। क्या बच्चों, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है जहाँ आपको बताया गया था साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा। ठीक है, ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बच्चों जानते हो ना, ये ही आपका ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है वो आगे अभी दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, पहले ये समझ लें इसको डिस्कवर किसने किया था। तो डिस्कवर 3 लोग का नाम है, पोर्टर्स, क्लाउडे एंड फेलम। ठीक है, इन लोगों ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और दूसरी बात, ये प्रेजेंट तो सभी सेल्स में रहता है। इसका जो प्रेजेंट है ये सभी सेल्स में रहता है, एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स को छोड़ दो और मैमलिन्स, अर्थोसाइट्स को छोड़ दो। इनको छोड़ करके ये सब में प्रेजेंट रहता है। क्लियर है ना। आपको नीचे डायग्राम भी दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से इलोबरेट कर दूंगा, अभी उसको समझ जाओगे। क्लियर है ना। इलोबरेट करने का मतलब मैं आप देखो, अब मेन चीज़ क्या है इसमें कि बच्चों इसकी जो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक पार्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, और समझ आ रही है ना। अब इसमें क्या है कि अब देखना स्मूथ का काम क्या है और रफ का काम क्या है। अच्छा, बात आ रही है कि सर एक स्मूथ और एक में रफ क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, एंडोप्लाज्मिक मतलब कि एंडोप्लाज्मिक का एक एरिया ऐसा है जो स्मूथ है बहुत, और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वो रफ है। तो रफ क्यों है बच्चों, ये बात जान लो। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का रफ एरिया इस वजह से क्योंकि उसके पास दाने की तरह डॉट 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 आपको डायग्राम में दिखाया जाएगा, तो वो बच्चों होता है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स होने की वजह से उसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ की बजाय क्या होता है, रफ हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ देखो राइबो यहाँ लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसके सरफेस पे, लेकिन यहाँ देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम्स अब्सेंट है, लिखा है ना। बात समझिएगा, यही चीज यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ। इस वजह से ये स्मूथ है और ये रफ है। ठीक है, एक चीज और, इसका जो काम होता है स्मूथ का, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, ये बच्चों बनाता क्या क्या, हेल्प करता है बनाने में
स्टेरॉइड्स, लिपिड्स और पॉलीसेक्राइड्स, ये सब बनाने में ये हेल्प करता है। क्लियर है? समझा ना? इधर रफ वाला क्या करता है, क्योंकि रफ के पास राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स एक ही चीज बनाता है, वो है प्रोटीन। क्लियर है बच्चों? अभी हम डिटेल में जानेंगे कि हर एक, देखो अभी स्मूथ का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, रफ का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस हमारे पास है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई। स्मूथ क्या करता है बच्चों? स्मूथ स्टेरॉइड, लिपिड और पॉलीसेक्राइड बनाता है। ठीक है? इधर रफ क्या करता है, वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है? हमें इसमें याद रखना है कि, याद रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बच्चों दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है बच्चों वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है? याद रखिएगा जो रफ होता है बच्चों, ठीक है, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको रफ वाले सरफेस पे छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे चीजें दिखाई देंगी। वो जो चीजें दिखाई देंगी, वो जो चीज उसके सरफेस पे दिखाई देगा राई की तरह, वो आपका होता है राइबोसोम्स। और उसी राइबोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी राइबोसोम्स ने, वही राइबोसोम्स भी एक सेल ऑर्गेनेल कहलाएगा। ये वही राइबोसोम्स बच्चों बनाता है, फॉर्मेशन करता है, किसका? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर ना? लेकिन स्मूथ वाले में क्या है, स्मूथ वाले में क्या है, स्मूथ वाले में राइबोसोम तो है ही नहीं, और जब राइबोसोम है नहीं तो उसका सरफेस स्मूथ ही होता है। ठीक है ना? बाकी आपको पता है स्टेरॉइड, लिपिड्स और पॉलीसेक्राइड स्मूथ वाला सिंथेसिस करता है। ठीक है? अच्छा एक बात और, जो बच्चों राइबोसोम्स होता है जो आपके रफ वाले में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग रफ सरफेस बोल रहे हैं, ठीक है, इसका काम है प्रोटीन बनाना। ठीक है? और आपको पता है प्रोटीन का कितना इंपॉर्टेंस होता है सेल के लिए। ठीक है? समझा ना? और हम बात कर रहे थे इसकी स्मूथ वाले की, तो स्मूथ आपको बताया गया कि पॉलीसेक्राइड्स बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, फैट बनाएगा, लिपिड बनाएगा, ये सारी चीज़ें भी रिक्वायरमेंट होती है सेल के लिए। ठीक है? तो दोनों का देखो स्पेशल स्पेशल फंक्शन है, दोनों का स्पेशल स्पेशल फंक्शन है। और ये जो प्रोसेस चल रहा है ना बच्चों, ये बनाने वाला, ठीक है, ये जो बिल्डिंग हो रहा है, यानी सेल मेम्ब्रेन को बिल्डिंग करने के लिए, ठीक है, जो प्रोटीन, लिपिड ये सब बन रहे हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं। ठीक है? उस प्रोसेस को बोला जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। लास्ट में लिखा ना, इट हेल्प इन द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कोई क्वेश्चन कर सकता है आपसे, व्हाट इज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? तो लिखना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द प्रोसेस वेयर हेल्प टू बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन विथ प्रोटीन एंड लिपिड। याद है सेल मेम्ब्रेन कैसे बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनता है, बताया गया था आपको ना, आपको याद होगा, प्रोटीन और लिपिड से ही ना। तो उस प्रोसेस को जो कंप्लीट करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ रही है ना? चलो गुड। एक बात और कि जो आपका ईआर है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैं पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसका काम जो है बच्चों याद रखना, ये फ्रेमवर्क भी सेटअप करता है। ठीक है? क्यों फ्रेमवर्क सेटअप करेगा? एक फ्रेमवर्क, जैसे कि आपका स्केलेटन है ना, आपकी बॉडी का स्केलेटन है, तो आपकी बॉडी स्ट्रेट है, आपकी बॉडी वहां से मुड़ सकती है जहां से स्केलेटन चाहता है। ठीक है? तो वैसे ही तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक फ्रेमवर्क है। लेकिन ये किसके लिए किया? ये फ्रेमवर्क है तो करता क्या, क्या प्रोवाइड करा रहा है बेटा? ये प्रोवाइड कराता है आपके बायोकेमिकल्स एक्टिविटी। आपके बॉडी में जो बायोकेमिकल्स एक्टिविटी होती हैं वो इनकी वजह से होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। ठीक है? ये बात याद रखिएगा, ये बात स्पेशल है, इसको बता दूंगा। ठीक है? और बाकी आपको मैंने एक बात बताया भी था कि बेटा, मैं आप लास्ट में देखो फंक्शन लिखा ना, फंक्शन ऑफ ईआर, व्हाट इज द लिखा, इट इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल विच कैन मूव विद इन द सेल, सो इट सर्व द चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन द वेरियस रीजन। देखो एक तो मैंने बोल दिया ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा एक रीजन से दूसरे रीजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है स्मूथ में, मेड ऑफ द ट्यूबुल्स मेनली, यानी कि पाइप की तरह होते हैं, छोटे छोटे पतले से, सुई की तरह। ठीक है? पतले से होते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है आपका मटेरियल्स। ठीक है? एक चैनल से दूसरे चैनल तक। क्लियर है ना? और देखो सेकेंड क्या है, इट कैन फंक्शन आल्सो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। देखो यहाँ फ्रेमवर्क लिखा है, क्या प्रोवाइड करा रहा है, स्पेस फॉर द सम बायोकेमिकल्स एक्टिविटी। अभी मैंने बात को वही बोला था कि बायोकेमिकल्स एक्टिविटी के लिए क्या करता है, कुछ फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। ये ईआर ही
ठीक है। और क्या करता है, और ये फैट, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, ये सब सारी चीजें बनाता है, ठीक है। एक बात और, स्मूथ का जो होता है, जो उसमें स्मूथ वाला पार्ट था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका क्रूशियल रोल है क्या करने के लिए, डीऑक्सीफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड पॉइजनस प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? ये थोड़ा सा याद रखिए, ये लास्ट लाइन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मैं थोड़ा सा डायग्राम दिखाता हूँ आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो और अच्छे से आपको शायद समझ में आए, ठीक है। भाई डायग्राम देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, देखिए ये डायग्राम दिख रहा है आपको। इस डायग्राम में अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये जो आपको दिख रहा है ना, देखिए देखो ये दो दाने दाने, ये क्या है बच्चों, इस पर देखो ध्यान से, ये देखो ये देखो, ये राई की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है, यही है आपके राइबोसोम्स, यही आपके राइबोसोम्स है जो प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। ये जो देखो, ये जो पाइप की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये देखो इस पे कहीं राइबोसोम्स आपको दिखाई दे रहा है, इस पे राइबोसोम्स आपको कहीं दिखाई दे रहा है जो सिलेंडर टाइप में दिख रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स है ही नहीं, तो इसलिए इसको बोला गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जिसपे आपको राइबोसोम्स दिख रहा है, ये वाला पार्ट है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है बच्चों? समझ रहे हैं? बाकी आपको पता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस ये आपको सामने पड़ा हुआ है, न्यूक्लियर पोर आपके सामने पड़ा हुआ है। हमको दो पार्ट जानना था कि रफ किसको बोलते हैं, स्मूथ किसको बोलते हैं, और राइबोसोम्स क्या होता है। क्लियर है? बातें समझ में आई? कोई डाउट होगा तो हम लाइव क्लास में आपको बताते रहेंगे, ठीक है, वहाँ पर डाउट को क्लियर करेंगे। क्लियर है बच्चों? अच्छा चलिए अभी फिर समझ लीजिए, देखिए ये जो है बच्चों, ये जिसपे राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपके हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो आपको सिलेंडर टाइप में दिख रहा है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहाँ पे देखो राइबोसोम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आप समझदार हो, जब इस बात समझ जाओगे, ठीक है। एक बार फिर समझ लेते हैं, क्या चीज़ समझ लेते हैं कि आपने कहा सर कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उसके दो पार्ट स्मूथ और रफ। स्मूथ का काम होता है सेट्राइड, लिपिड्स और पॉलीसेक्राइड को सिंथेसिस करना, इसका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसमें राइबोसोम्स अब्सेंट है, ठीक है। और बात आती है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को क्या बोलते हैं, तो बोला गया था जब प्रोटीन लिपिड से सेल मेम्ब्रेन को प्रिपेयर किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। एनी डाउट, कुछ रॉन्ग होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है, लेकिन आप अपनी बुक को रीड करते रहिए, ठीक है। बाकी फंक्शन में आपको बोला गया, ठीक है, ये एक लौता ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो मूव करता है, ठीक है। और मूव करने का मतलब ये है कि बेटा एक चैनल से दूसरे चैनल पे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एक रीजन से दूसरे रीजन तक मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। यानी जो अभी बना है ना, फैट वोट बना है, वो कहाँ जाएगा, वो तो लेके जाना पड़ेगा ना, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होके जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके बाद बोला गया कि फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क है, तो जाहिर सी बात कुछ करने के लिए फ्रेमवर्क बना होगा, जैसे स्केलेटन बॉडी में होता है, ठीक है। वैसे ये फ्रेमवर्क क्या करेगा, तो ये बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए हमें स्पेस देता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उसके लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है। क्लियर है ना? इसके बाद आपको बताएं फैट, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल ये बनेगा, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रूशियल रोल करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पोजीशंस बाय प्रोडक्ट, इनको डिटॉक्सिफिकेशन करने के काम में आता है, डीएक्टिव करने के काम में आता है, ठीक है। इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट हमारे पास है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस ये क्या है, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, ये भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, ठीक है। और बेटा इसका जो अरेंजमेंट है ना, अगर स्ट्रक्चरली समझा जाए तो इसका अरेंजमेंट पूरा पैरेलल तरीके से, अभी डायग्राम दिखाऊंगा देखिएगा, लाइन से, जैसे 4-5 आपने थैले उठा करके, बैग के थैले लाइन से रख दिया है, ओपन करके, खोल करके, ठीक है, तो वैसे तुमको दिखाई देगा। यानी पैरेलली आपको रखा गया, एक के ऊपर एक थैला रखा गया, एक के ऊपर एक बैग रखा है, जैसे लेडीज पर्स है, लेडीज पर्स एक के ऊपर एक रखा गया है, तो वैसा जो तुमको स्ट्रक्चर ऊपर से दिखाई देगा ना बच्चों, सेम वैसा ही गोल्गी एपरेटस का डिजाइन होता है, ठीक है। इसको देखो यहाँ बोला गया है इट बाउंडेड द, देखिए ध्यान सुनिएगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड द वेसल्स अरेंज्ड, इसमें किया गया पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक, स्टैक समझ रहे हो, एक के ऊपर एक, ठीक है, एक के ऊपर एक। और जैसे एक के ऊपर रखा गया तो उसको नाम दिया गया है सिस्टर ने। क्या नाम दिया गया बच्चों? सिस्टर ने नाम दिया गया। सिस्टर ने कोई बोले तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, कहोगे कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑफ वेसल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक, मतलब
एक के ऊपर एक पैरेलली रखा गया है। किसको? बाउंडेड वेसल्स को। बाउंडेड वेसल्स को एक के ऊपर एक रखा गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोल रहे हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है। उसमें से जो कुछ होते हैं लार्ज होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं, कुछ लार्ज स्फेरिकल्स होते हैं। ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था? इनकी भी कहानी अलग है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे, पढ़ेंगे कैमिलो गोल्गी के बारे में। ठीक है। 1843 में इन्होंने, ठीक है, नियर अबाउट 1843 में इसको बताया था। ठीक है। उनकी कहानी पढ़ना आपको एनसीईआरटी में दिया होगा एक बॉक्स में। ठीक है। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसको पढ़ के बताइएगा, हम क्लास में आपसे पूछेंगे इसको। ठीक है। अब इसमें है क्या? अगर हम बात करें प्लांट में, क्या प्लांट में ऐसा है? तो कह रहा है इन प्लांट गोल्गी मेम्ब्रेन इज द बाउंडेड। ठीक है। और दूसरा कह रहा है इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब तक हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल बाउंडेड पढ़ते थे। ठीक है। तो ये भी याद रख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लांट में, ठीक है, मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। और कैसा मेम्ब्रेन से बाउंड होता है? सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ठीक है। और ये अब्सेंट भी होता है। कहां अब्सेंट होता है बच्चों? अब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स एंड मैमलिन, आरबीसी और सीव सेल्स में। अब ये सीव सेल्स क्या होते हैं हम लोग नेक्स्ट जब टिश्यूज पढ़ेंगे बच्चों, तो वहां पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? अभी यहां तक बात समझ में आई सभी को? क्या मैंने कहा? गोल्गी एपेटस की बात कर रहा हूं मैं। गोल्गी एपेटस में क्या कर रहा है? गोल्गी एपेटस याद रखिएगा वो मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो वहाँ पे वेसल्स होते हैं, और वेसल्स को ऐसे अरेंज किया गया है पैरेलली एक दूसरे पे स्टैक रख करके, यानी एक के ऊपर एक रख करके। ठीक है। उसको एक नाम दिया गया है सिस्टर्ने। ठीक है। ये कुछ लार्ज भी होते हैं, स्फेरिकल शेप में भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है। इनको डिस्कवर कैमिलो गोल्गिस ने किया है। ठीक है। याद रखिएगा ये बाउंडेड होते हैं मेम्ब्रेन से, ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, और साथ में ये सिंगल बाउंडेड होते हैं। किसमें? प्लांट में। ये प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट भी होते हैं। ठीक है। और मैमलिन आरबीसी में भी एब्सेंट होते हैं, और सिव सेल्स में भी एब्सेंट होते हैं। ये है तुम्हारा गोल्गिस। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों स्ट्रक्चर आपको यहां दिख रहा है, देखो ध्यान से देखना, अगर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा हो तो देखो ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो ना? ये देखो ये पूरा एक के ऊपर एक पैरेलली रखा गया है ना? ये जो पैरेलली रखा गया है इसी को बोला, यही तुम्हारा, ये इसी पूरे को सिस्टम ने पूरा बोला गया है। ठीक है। देखो एक के ऊपर पैरेलल रखा गया। नहीं जगह डायग्राम समझ में आ रहा तो मैं आपको डायग्राम दूसरा दिखाता हूँ। और यहाँ पर ये देखिए डायग्राम। ठीक है। ये देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? देख रहे हो? इसको हम लोग देखो इसी को बोला है, ये देखो सिस्टर्ने है, इसी को बोला है सिस्टर्न, जो पैरेलली रखा गया है। क्लियर है ना? अब यहाँ देखो थोड़ा सा आपको वेसल्स दिखा रहा है। क्यों? किसको बोला है ना? वेसल्स को बोला ना, वेसल्स को हम रख रहे हैं एक के ऊपर एक। ठीक है। तो ये जो बच्चों है इसको वेसल्स बोला गया है। ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है। इसको देखो, इस जो स्पेस में जो स्पेस है, जो जगह है जो खाली है, उसको लुमेन बोला गया है। ठीक है। ये डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। क्या क्या देखो, क्या जरूरी है? सिस्टर्ने दिखा दीजिएगा आप लोग, लुमेन दिखा दीजिएगा, और वेसिस दिखा दीजिएगा। वो जो कौन सा वेसिस? देखो अब ये वेसिस जो है ना बच्चों, ये नया वेसिस है, अभी नया बन रहा है, अभी फॉर्मिंग हो रहा है। ठीक है। और ये देखो ये पहले से बन चुका है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब इसका फंक्शन क्या है? गोल्गी एपेटस तो आप समझ गए, उसका बाई स्ट्रक्चरली समझ गए कि गोल्गी एपेटस जो होता है, ठीक है, वो हमारे किस काम में आने वाला है। अब वो देखना है हमको। पहली बात हमने स्ट्रक्चरली समझ लिया कि वो पैरेलली स्टैक किया गया एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। इसका डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्गिस ने किया था। ये प्रोकैरियोट्स और मैमलिन आरबीसी और सिव सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है। बात आ रही है कि इसका फंक्शन क्या है, ये किस काम में आता है? तो सबसे पहला बच्चों, ये लिपिड का फॉर्मेशन करने के काम में आता है। लिपिड इसी से बनती है। ठीक है। दूसरा, इट हेल्प इन द मिडिल लैमेला। याद है ना मिडिल लैमेला? सेल वॉल पढ़े होगे तो आपको पता होगा। ये मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है। थर्ड क्या है? इट इज द सेक्रेटरी इन नेचर्स। ठीक है। लास्ट है, इट हेल्प इन द मेलेनिन सिंथेसिस। ठीक है। ये भी बनाता है। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस कर देंगे। सेक्रेटरीज इन नेचर्स का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। लिपिड और प्रोटीन को सिंथेसाइज करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, पैक कर दिया जाता है। किसमें? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, यानी गोल्गी एपेटस में। वहां से बन गया, पैक कहाँ होगा? लिपिड प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, कहाँ बना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अभी ऊपर हमने पढ़ा।
ठीक है, उसको पैक्ड कहाँ किया गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पैक किया गया। कौन करवा रहा है भाई साहब, गोल्गी रिप्रेस करवा रहा है। ठीक है, यानी कि ये वो जगह है जहां न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल को असेंबल किया जाता है। आप कहोगे सर मेरा सीपीयू खराब हो गया, इसको सही करवाइए, तो कहाँ लेके जाओगे, कंप्यूटर रिपेयरिंग के शॉप पे लेके जाओगे। ठीक है, अब कंप्यूटर रिपेयरिंग के शॉप पे लेके जाओगे तो वहाँ क्या करेगा, वहाँ वो जाके असेंबल करेगा, आपको देगा। तो ये वो साइट है, कौन सा साइट है, गोल्गी रिप्रेस वो साइट है जो क्या करता है, न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल को असेंबल करने का काम करता है। लिपिड प्रोटीन को लेगा, सैंडविच बनाएगा और बोलेगा लीजिए आपका मेम्ब्रेन तैयार हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये था आपका गोल्गी रिप्रेस। क्लियर है बच्चों। ठीक है, अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं एक नॉर्मल तरीके से। ठीक है, फिर से सुना, गोल्गी रिप्रेस डिस्कवर किया गया था कैमिलो गोल्गिस के द्वारा। ठीक है, ये